हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे प्यारे भाई, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करी है मेरे प्यारे भाई। चैप्टर वाइज आपकी ये सीरीज है मेरे प्यारे भाई, जो 2023 एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम चैप्टर बाई चैप्टर, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्यारे भी महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, और इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 तक पहुंच रखा है। ठीक है, इसके पहले आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स और आपका ये डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है। तो ये 3 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे 1-2 दिन में, और कंप्लीट इसके इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रखे हैं। लगभग मतलब मेरे प्यारे भाई 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से हो रखे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस चैप्टर से भी मैं 20 प्रश्न करा दूंगा, जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो वीडियोस को आप लास्ट तक देखेंगे ना, तो देखो मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब जो आने के पूरे चांसेस हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जो मॉडल पेपर आता है उसमें से मैं क्वेश्चन देखता हूँ, पहले ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता, तो जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है, तो वो पेपर जरूर आएगा मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि ये देखिए मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या 2020 में कह रहा है, दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सारणिक में याद करो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप जानते हैं कंसेप्ट क्या होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट लगाते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका, जो पहले कॉलम में x1 x2 x3, ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या होता है y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम में होता है 1 1 1। डिटर्मिनेंट में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने को कह दिया जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने को कह दिया जाएगा, तो कंसेप्ट क्या बनता है कि डिटर्मिनेंट 1/2 x1 x2 x3, सारणिक में y1 y2 y3 1 1 1, ये कंसेप्ट होता है आपका। ठीक है, अब देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 होते क्या हैं, ये जो आपके निर्देशांक दिए गए हैं ना, बिंदु दिए गए हैं, तो देखो ये x1 y1 होता है। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, ये आपका x2 y2 होता है, और ये आपका x3 y3 होता है। आप जानते हैं कोई भी बिंदु लिखा जाता है तो x, y के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सभी बिंदु क्या हो जाएंगे, x, y x, y x, y। अब 3 बिंदु हैं यहाँ पर, तो y1 दे दिया, इसे x2 y2 दे दिया, इसे x3 y3 दे दिया। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1, x1 कितना है 1 0, तो 1 0, x1 y1 1 0 है, तो यहाँ पर 1 रहेगा पहले से। x2 y2 कितना है 6 0, 6 यहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। x3 y3 कितना है, देखो 4 और 3, तो यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक बात है, अब देखो ये 1/2 से आपको कोई दिक्कत नहीं, 1/2 आपका ऐसा रहना है। तो ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इस प्रकार से यहाँ पर 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बताइए, यहाँ पर देखो आपको प्रश्न कराना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो आपको आसानी कैसे प्रश्न करा सकते हैं। देखिए आप कोई भी रो कॉलम पकड़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। डिटर्मिनेंट अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जीरो किस रो कॉलम में है। तो आप पहला रो पकड़ेंगे तो 1 0, दूसरा रो 1 0, तीसरा रो में कोई नहीं है। लेकिन जब आप कॉलम में आएंगे तो इसमें कोई जीरो पहले कॉलम में नहीं, लेकिन दूसरे कॉलम में 2 0 मिल रहा है, तो 2 जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो मिले उसी के अनुदिश आप प्रश्न करा दें। तो ये देखो कॉलम 2 है, आपका कॉलम 2 है, इसमें 2 0 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि कॉलम 2 के अनुदिश प्रश्न कराने पर, देखो मैं हर एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रश्न कराने पर पहले मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, फिर मैं इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, डिटर्मिनेंट 1/2। अब देखो जब प्रश्न कराना है मेरे प्यारे भाई, तो ये आपका क्या होता है, 0 होता है, ये आपका 0 होता है। देखो ये प्लस पोजीशन, ये माइनस पोजीशन, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, और ये प्लस आपका हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, देखो 0 का किसी में मल्टीप्लाई होगा किसी भी डिटर्मिनेंट में तो 0 ही आएगा, तो 0 वाला छोड़ देते हैं, लिखेंगे ही नहीं। क्यों लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा। हम केवल डायरेक्ट आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर देखो -3 होगा
-3 होगा। फिर आप डिटर्मिनेंट देखेंगे तो इसके सामने वाला रो और कॉलम 0 हो जाएगा। 1 6 1 1 ये आपका बचेगा 1 6 1 1 ये आपका बचेगा मेरे प्यारे भाई। अब इसी डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व कर लेना है। 1 6 गलती हो गया, ये 1 6 यहाँ पर रहेगा, 1 6 और 1 1 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब इसी डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। केवल एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो तीनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पर 0 है तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो गया। देखो 1 1 कम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगता है इसका, यहाँ पर 6 1 कम 6 हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो यहाँ पर 1/2 हो गया, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर गुणे में देखो ये -3 पहले से है, और ये देखोगे 1 में से आप 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -5। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 5 15, तो 15 1 कम 15, तो ये 15/2 आ गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 15/2। चाहे आप ऐसे लिख दें या आप इस प्रकार से 7.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 7.5 स्क्वायर यूनिट ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मात्रक होता है। अगर सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर, मतलब मीटर में रहेगा तो मीटर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो कुछ मतलब हमको मात्रक पता नहीं था, तो हम, और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है। जैसे अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, और यूनिट कोई भी हो सकती है, इसलिए स्क्वायर यूनिट लगता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर आप यहाँ से पक्के कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखो अगर ये 0 वाला लॉजिक आपको नहीं समझ में आया ना, तो किसी भी रो कॉलम के अनुदिश आप प्रश्न करा लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग। देखो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 4 वर्ग इकाई, 4 स्क्वायर यूनिट, और त्रिभुज के जो आपके बिंदु हैं वो आपके दिए गए के, 0, 4, 0, 0, 2। मेरे प्यारे दोस्तों ये 2019 में और 2022 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखिए बात ऐसा है कि अभी हमने बताया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है। अब कह रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म दिया गया है के, और इसी का आपको मान ज्ञात करना है। देखो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट में कैसे निकाला जाता है, 1/2 x1 x2 x3। ठीक बात है, y1 y2 y3 1 1 1। इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप नीचे बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका होता है x1 y1, ये आपका होता है x2 y2, ये आपका होता है x3 y3, जैसा कि मैंने अभी पिछले आपको क्वेश्चन में बताया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये बराबर 1/2 हो जाएगा। अब जहाँ पर जो जो टर्म दिए गए वहाँ पर लिखो x1 y1 के 0 हो गया, मतलब के हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। R2 में देखेंगे तो x2 y2 4 0, मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, x3 y3 में देखेंगे तो देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 1 हो गया। अब इसी को क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सोल्व कर लेना है। ठीक है, देखो इसका गुणा यहाँ पर होगा त्रिज्यक मल्टीप्लाई त्रिज्यक गुणा, तो 4 दुनाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया बराबर 1 का गुणा अंदर होगा, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आप ऐसे एक लाइन लिख लें, के 0 1 4 0 1 4 0 1 लिख लिया, 0 2 1 0 2 1 ये आपने लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर में जब आए क्वेश्चन ये वाला ना, तो थोड़ा सा लाइन 1 2 लाइन आप अपनी तरफ से बढ़ा दिया करो। ठीक है, देखो जैसे मतलब अब यहाँ पर तो मैं तुरंत एक्सपेंशन कर सकता था, प्रश्न कर सकता था, लेकिन हमने क्या किया, गुणा करा लिया, 1 लाइन और बढ़ा लिया। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हम बात क्या करेंगे ना, देखो आपको जिस रो या कॉलम में 0 की मात्रा ज़्यादा हो आप उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन भी किया था, तो वहाँ पर आप अगर समझ नहीं पाए थे तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई भी रो कॉलम लेकर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी रो कॉलम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि R1 के अनुदिश करा देते हैं, R1 के अनुदिश प्रश्न करा देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या करा देते हैं, R1 के अनुदिश प्रश्न करा देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में समझाने का एक लॉजिक है, प्रश्न कराने पर। ठीक है, प्रश्न कराने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 आपका पहले से, आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब हम R1 के जब अनुदिश प्रश्न करा रहे हैं ना, तो होगा ये कि देखो ये प्लस पोजीशन, ये माइनस पोजीशन, ये प्लस पोजीशन होता है,
तो मेरे प्यारे भाई ये आपका हो जाएगा के, ठीक है, के हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब के हो जाएगा तो इसके सामने वाला रो कॉलम 0 0 1 2 1 बचा आपका, 0 1 2 1 आपका बचता है। यहाँ पर देखो माइनस का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके सामने वाला कॉलम और रो 0 4 0 1 1 आ गया, 4 0 1 1 आ गया। यहाँ पर प्लस पोजीशन होता है, ये आपका 1 होता है, 1 हो गया। अब इसके सामने वाला रो कॉलम 0 4 0 0 2, तो ये 4 0 0 2 आपका हो गया मेरे प्यारे भाई। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 बराबर, ठीक है, देखो यहाँ पर आपका के है, के हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो 0 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 0, माइनस का 2 1 कम 2 हो गया, ठीक बात है। देखो ये माइनस का 0, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल माइनस ही आएगा, देख लेना। यहाँ पर 1 चौके कितना हो जाएगा 4, माइनस का 0 का 0 में हो जाएगा, प्लस 1 लिखेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस का 0 0 0 हो जाएगा, ठीक बात है। लेकिन मेरे प्यारे भाई एक बात आप समझना कि जब भी आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो ना, तो वहाँ पर देखो होता ये है, किसी न किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन किसी को मतलब आपको वहाँ पर मॉड लगाना आवश्यक होता है अगर डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। तो कोई भी डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है उस प्रकार से आपको डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन जब आपसे कहेगा कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि के का मान निकालो या एल का मान निकालो, तो वहाँ पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त आप मॉड लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर डिफरेंट आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर 8 आपका हो गया बराबर, मॉड लगाएंगे, देखो 0 माइनस 2 मतलब को कितना -2 आ गया, और -2 का मल्टीप्लाई जब के में होगा तो माइनस का 2 के हो जाएगा, ठीक बात है। देखो 4 - 0 4 आएगा, और 4 का गुणा 0 में होगा तो टोटल टर्म में कितना हो गया 0 हो गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जिसमें ज़्यादा 0 हो कॉलम उसी को मतलब रो या कॉलम को लो, तो यहाँ पर 2 आ जाता और 2 के सामने वाला कॉलम रो 0 हो जाता, 1 4 1 1 बचता, और इसी का हम प्रश्न करा के तुरंत आंसर ले आते। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया, एक उस टाइप से हो गया जिसमें नंबर ऑफ 0 ज़्यादा थे, और एक बता दिया आपको कोई भी रो कॉलम पढ़ के प्रश्न करा दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 8 - 0 क्या हो जाएगा 8 आएगा, 8 एकम कितना हो जाएगा 8, तो ये प्लस का 8 हो गया। मेरे प्यारे भाई मॉड जब आप हटाएंगे, जब आप मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर आता है प्लस माइनस, ठीक बात है। यही लॉजिक है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसी प्रकार से दे दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस हो गया। तो देखो एक बार आप जब धनात्मक चिन्ह लेंगे ना, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस का 8 है, प्लस का 8 आएगा, यहाँ पर जो आपका है -2 के प्लस का 8 ऐसे रहने देना है, ठीक है। अब देखो इसको इधर लेकर आना है, तो यहाँ पर प्लस का 8 पहले से, प्लस का 8 इधर आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर माइनस का 2 के हो जाएगा, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। प्लस माइनस क्या हो गया 0 हो गया, 0 बराबर माइनस का 2 के हो गया। तो यहाँ से आप के की वैल्यू कितना निकाल पाएंगे, तो के बराबर हो जाएगा 0 बटे माइनस का 2, और 0 बटे -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 के का मान आपका आ गया 0, ठीक बात है। अब देखिए अब आप यहाँ पर प्लस माइनस लिए थे, प्लस माइनस जब आप लिए थे तो प्लस का तो हो गया, अब नेगेटिव चिन्ह लेंगे। एक बार जब आप ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह जब आप लेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 8 बराबर माइनस का 2 के प्लस का 8 हो गया। अब देखो प्लस का 8 इधर लेकर आएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 2 के हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है, तो 8 8 16, तो -16 बराबर माइनस का 2 के हो गया। अगर आपको उधर ना दिख रहा हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 16। अब देखो माइनस का 2 के है तो नीचे आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर किसके के, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 8 16, तो के बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो मेरे प्यारे भाई आंसर इसके 2 आएंगे, एक के बराबर 0 और एक के बराबर 8। दिमाग यही लगाना है, जब भी आपसे कह देगा क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो यहाँ पर आप मॉड ले लेना। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त आप दोनों तरफ मॉड लेंगे, और मॉड जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ नहीं मतलब मॉड लेंगे और मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस का आ जाएगा। इस प्रकार से आपके 2 आंसर आएंगे 0 और 8, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, तो मेरे प्यारे भाई आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन जब मिलता है तो वीडियो बनाने में और मज़ा आता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न सारणिक के अवयवों के उपसारणिक एवं शाखंड ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई उपसारणिक शाखंड से हर बार पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। किसी न किसी सेट में आपको मिल ही जाएगा उपसारणिक और शाखंड निकालने वाला। 2x2 का तो आता ही है, 3x3 का भी आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 2x2 का अगर क्या मिल जाए, एक सारणिक मिल जाएगा, और इसका आपको उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, तो आसान है। देखो सबसे पहले हम उपसारणिक की बात करेंगे। उपसारणिक को हम दर्शाते हैं माइनर M11 से, ठीक है। पहला रो या पहला कॉलम का अगर आपको उपसारणिक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे,
मेरे प्यारे दोस्तों आसान है। देखो अगर आपको A1 1 प्लेस का उपसांडिक ज्ञात करना है तो इसके सामने वाला रो कॉलम जीरो करो, बचा एलिमेंट कौन सा, 3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो उपसांडिक ज्ञात करना है A12 पहले रो और दूसरे कॉलम का, तो होगा ये इसके सामने वाला रो कॉलम जीरो कर दो, बचा एलिमेंट क्या, जीरो, तो ये आपका जीरो आंसर हो गया। अब देखो M21 का मतलब उपसांडिक आपको ज्ञात करना है दूसरा रो पहले कॉलम का, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला रो कॉलम जीरो कर दो, बचा आपका एलिमेंट -4 आपका आंसर हो जाएगा। M22 दूसरे रो दूसरे कॉलम का आपको उपसांडिक ज्ञात करना है, तो इसके सामने वाला रो कॉलम जीरो कर दो, बचा एलिमेंट आपका 2 है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका उपसांडिक निकालने का तरीका। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसी में साखंड भी निकालना है, तो तथा करके लिख देखते हैं। देखो साखंड अगर आपको निकालना है तो मेरे प्यारे भी साखंड को दर्शाते हैं ए से, को फैक्टर कहते हैं, लेकिन इसे एडजॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो A11 का अगर आपको साखंड निकालना है मेरे प्यारे भी, तो होता ये है फॉर्मूला -1 की पावर, जो रो या कॉलम आप ले रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम, इसकी पावर में इसको जोड़ दें दोनों को, और इसी में अगर आप A11 का साखंड निकाल रहे हैं तो A11 की उपसांडिक से ही गुणा कर दें, तो गुणा M11, इसी के उपसांडिक से आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक बात है। अब देखिए A11 कैसे आएगा, आपका साखंड कैसे आएगा पहले रो पहले कॉलम का, देखो -1 की पावर 2 हो जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, गुणा में M11 आपने कितना पाया, 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और आप जानते हैं -1 का पावर अगर सम है तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब प्लस का 3 आ गया ये। ठीक बात है। अब इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, आपका साखंड निकालना है, साखंड निकालना है पहले रो दूसरे कॉलम का, साखंड निकालना है पहले रो दूसरे कॉलम का, तो होता क्या है -1 की पावर 1 + 2 और उपसांडिक उसी का। ठीक है, तो M12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जानते हैं -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। M12 कितना निकाल पाए हैं आप, 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का आप गुणा कराएं 0 ही आएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल। ठीक है, अब देखो तथा हो गया, यहाँ पर तथा हो गया। ठीक है, अब देखो M उपसांड आपको साखंड निकालना है A21 प्लेस का, तो होगा क्या, -1 की पावर 2 + का 1 और उसी का आपको उपसांडिक से गुणा करना है, मतलब M21 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर -1 की पावर 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और M21 कितना है आपका, मेरे प्यारे भी सॉरी, अब देखो M21 कितना है आपका, M21 आपका है -4, तो ये आपका -4 हो जाएगा। और आप जानते हैं -1 की पावर अगर विषम है तो माइनस ही आएगा, तो माइनस पहले से आपका यहाँ से आएगा, और ये -4 आपका है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको निकालना है साखंड किसका, A22 का। ठीक है, दूसरे कॉलम का, तो होगा ये -1 की पावर 2 + का 2 गुणे में M22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, गुणे में M22 आपने निकाला 2 निकाला है आपने, आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाला है, कोई तकलीफ हमको नहीं है। अगर आपने 2 निकालना है तो देखो -1 की पावर क्या है, सम है। ठीक है, तो प्लस का आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपसे कहा जाए कि उपसांडिक, तो उपसांडिक का आंसर ये हो जाएगा, ये उपसांडिक के आंसर हो जाएंगे। और आपसे साखंड पूछेगा तो साखंड के आंसर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये आपका हो जाएगा। तो ये हो गया उपसांडिक और साखंड का आंसर, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये आपके लिए मेरे प्यारे 4 नंबर क्वेश्चन यही है, उपसांडिक और साखंड ही निकालना है। ये डिटर्मिनेंट है आपका 3×3 का। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आपने पढ़ा है तो देखो हमने आपको बताया 2×2 का, ये कई बार पेपर में आया मेरे प्यारे भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उपसांडिक और साखंड निकालने वाला, और 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो आप इसको कर सकते हैं। NCERT का क्वेश्चन है ये, NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में आपको मिल जाएगा। अगर आपने NCERT पढ़ा है तो उपसांडिक और साखंड का यही क्वेश्चन आपको डिट्टो यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो मैं जब आपको जो आपके मॉडल पेपर है, सॉल्व पेपर जब सॉल्व कराऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे भी इतना ही रखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब मैं कराऊंगा तो कराऊंगा ही, लेकिन ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी को ये सभी वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए हैं, देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कम कराता हूँ ना, क्योंकि जिससे आपको समझ में आए क्वेश्चन। अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने लग जाऊँगा तो थोड़ा सा आपको भी दिक्कत होगा और मुझे भी दिक्कत इसलिए हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ ना, तो दिक्कत ये हो जाता है यहाँ पर थोड़ा सा वाईफाई कनेक्शन लग नहीं पा रहा है, और फ़ोन के नेट से आप जानते ही हैं कितना तेज़ अपलोड होता है वीडियो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जब भी मैं मतलब थोड़ा सा अगर नेट हमारे यहाँ लग जाता है, मतलब वाईफाई कनेक्शन अगर मेरे यहाँ मिल जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, तो मैं तुरंत लगवा लूँगा, लेकिन अभी मिल पा नहीं रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा काम हो नहीं पा रहा मेरा, ठीक है। तो मैं लंबी लंबी वीडियोस भी आपको दूंगा, लेकिन आपके अभी के लिए मैं थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको 100% समझाने का प्रयास रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो हमें लगता है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे यार। अगर समझ में आए आपको तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मेरे प्यारे भाई जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मेरे प्यारे भाई आप ज़रूर से ज़रूर कर देना, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू भाई।